हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, 1 फरवरी को एक बार फिर बजट आने वाला है और ये बजट खास इसलिए है क्योंकि 1991 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारी इकॉनमी एक संकट के दौर से गुजर रही है। दोस्तों, बजट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि बजट लाखों करोड़ों लोगों की किस्मत बदल सकती है। जैसा कि हमने 1991 में देखा कि उस बजट ने करोड़ों लोगों की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और जो लोग 1991 से पहले साइकिलों में घूमा करते थे वे आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों को इकॉनमी के हालात के बारे में सही जानकारी नहीं होगी और आप में से बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट को ही इकॉनमी समझते होंगे और वो देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है और उसको देखकर वो यही सोच रहे होंगे कि इकॉनमी में सब चंगा सी। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि अगर एक इंसान अच्छे कपड़े पहनता है, बड़ी गाड़ी चलाता है, पार्टी करता है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है। अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो सूनर और लेटर उसको रियलिटी का सामना करना ही पड़ता है। तो मार्केट्स का भी वही हाल है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये अपमूव सस्टेनेबल तभी होगा जब उसको इकॉनमी का सपोर्ट मिलेगा। अगर उसको इकॉनमी का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो सूनर और लेटर वो इकॉनमी की परफॉर्मेंस को मैच कर लेगा और उसी के हिसाब से परफॉर्म करेगा। तो आइए सबसे पहले इकॉनमी की बात करते हैं और इकॉनमी की बात करने के बाद फिर हम मार्केट की बात करेंगे। तो सबसे पहले जीडीपी का हालत देखते हैं। अगर आप पिछले 10 क्वार्टर के जीडीपी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 2021 के क्वार्टर 1 में जीडीपी ने हमें एक जबरदस्त शॉक दिया और जीडीपी में करीब 24% की गिरावट हो गई। अब आप में से कुछ लोग ये बोल रहे होंगे कि ये तो होना ही था क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, सारे बिजनेसेस बंद थे, तो जीडीपी को तो गिरना ही था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो जीडीपी की गिरावट हुई है वो वर्ल्ड में बाकी सारे इकोनॉमी से अगर कंपेयर करेंगे तो वो शार्पेस्ट फॉल उसने इंडिया में हमें दिखाया है। अब अगर उसके बाद के क्वार्टर का परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो उसमें भी जीडीपी में गिरावट हुई है, लेकिन उसमें एक हमें बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो -24% से हम -7% पर आ जाते हैं और इसको देख के कुछ लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। उनको लग रहा है कि अब तो रिकवरी शुरू हो गई है और यहां से इकॉनमी ऊपर और ऊपर जाती जाएगी और शेयर मार्केट भी ऊपर जाता जाएगा। नो डाउट कि यहां पे हमें एक अच्छी रिकवरी देख रही है, लेकिन क्या ये रिकवरी सस्टेनेबल है? दैट इज द बिग क्वेश्चन। तो अगर आप एक्सपर्ट्स की माने तो ये जो पिछले क्वार्टर में जो हमें एक रिकवरी देखने को मिली है उसके कई कारण हैं। पहला कारण ये था कि हमारा जो इंडिया में लॉकडाउन था वो काफी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था और लॉकडाउन खुलने के बाद एक सडन एक बिजनेस एक्टिविटी में ग्रोथ हमें देखने को मिला। लोग बाहर निकले, अपने जरूरत का सामान खरीदे। इसके साथ साथ क्या हुआ कि कोविड की वजह का जो डर था वो थोड़ा कम हो गया, तो लोग बाहर निकल के मॉल्स जाने लगे और साथ में जो रेस्टोरेंट जाने लगे। तो इसकी वजह से एक बिजनेस एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ती हुई हमें नजर आई। और तीसरा कारण यह है कि उस क्वार्टर में जो फेस्टिवल्स का इंपैक्ट है वो भी हमें दिख रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उस पीरियड में काफी सारे फेस्टिवल्स पैन इंडिया होते हैं, तो फेस्टिवल्स में लोग खरीदारी करते हैं, तो उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटा इन तीनों कारणों से जीडीपी में हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि अभी भी जीडीपी नेगेटिव में है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और इस पूरे साल का अगर जो जीडीपी का फोरकास्ट है वो आरबीआई के अनुसार नेगेटिव में ही रहेगा, -7%। अब आप अगर कंपनी के रिजल्ट्स को ट्रैक कर रहे होंगे तो वहां भी काफी पॉजिटिव न्यूज हमें देखने को मिली। कंपनीज ने हालांकि अच्छा रिजल्ट्स तो पोस्ट नहीं किया, लेकिन उनके रिजल्ट्स बेटर देन एक्सपेक्टेड, यानी कि लोग जितना बुरा अनुमान लगा रहे थे उतना बुरे रिजल्ट्स नहीं आए। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि कंपनीज ने काफी ज्यादा कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव्स लाए। उन्होंने अपने खर्चे कम किए, अपने एम्प्लॉयज की सैलरी कट की, उनके बोनसेस और जो वेरिएबल पे थे उनको पे नहीं किया। साथ में उन्होंने काफी सारा फंड मार्केट से उठाया, अपनी सेविंग्स को बढ़ाई। तो इन सबके कंबाइंड एफर्ट की वजह से
जो कंपनी के रिजल्ट्स बेटर देन एक्सपेक्टेड हमें दिख रहे हैं। तो वंस अगेन द क्वेश्चन इज, क्या ये जो रिजल्ट में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, क्या ये सस्टेनेबल है? जेपी मॉर्गन के जो चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट हैं, वो जो इस कंपनी के परफॉर्मेंस में हमें थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, इसे वो शुगर रश फिनोमेना कह रहे हैं। और दोस्तों आप जानते हैं कि शुगर रश के बाद क्या होता है? शुगर क्रैश होता है। आगे वो कहते हैं कि जो कंपनीज का जो असली परफॉर्मेंस है या असली रंग है, वो हमें जून क्वार्टर के बाद देखने को मिलेगा। अब मैं आपसे कुछ डेटा पॉइंट्स को शेयर कर रहा हूं। पहला पॉइंट जॉब से रिलेटेड है। दोस्तों अगर आप सीएमआई का जॉब रिलेटेड डेटा अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि कोविड की वजह से हमारे देश में 8 करोड़ जॉब्स खत्म हो गए हैं या डिस्ट्रॉय हो गए। दोस्तों 8 करोड़ नौकरियों का जाना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस 8 करोड़ में से जो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड हुए हैं वो गरीब लोग, मजदूर लोग, दिहाड़ी का जो काम करते हैं वो लोग सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं। दूसरी बात जो गौर करने वाली है कि जो कोविड की वजह से जो गरीबी और अमीरी का डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आप डेटा पॉइंट्स को देखेंगे तो बहुत से इंडिकेटर हमें ये पॉइंट करते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास है उसमें ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, लेकिन जो अपर मिडिल क्लास हैं उनको उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ है। तो अपने इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए मैं आपसे एक डेटा पॉइंट शेयर कर रहा हूं। अगर आप अक्टूबर से दिसंबर का ऑटो सेल्स का नंबर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो 4 व्हीलर का सेल है उसमें ग्रोथ हुई है 4.1% की, लेकिन अगर आप 2 व्हीलर का डेटा देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, इसमें 15% की गिरावट हुई है। अब दोस्तों आपको पता है कि 2 व्हीलर जो है लोअर मिडिल क्लास के लोग चलाते हैं और 4 व्हीलर जो है अपर मिडिल क्लास के लोग चलाते हैं। और काफी लोगों का यह कहना है कि आने वाले दौर में जो अमीरी और गरीबी का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा, गरीब ज्यादा गरीब होता जाएगा और अमीर और ज्यादा अमीर होता जाएगा। और अगर आप गरीबों की बात करें तो उनकी हालत तो और भी ज्यादा खराब हो गई है और हंगर इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग बढ़ के 94 पे पहुंच गई है और इंडिया इस वक्त सीरियस कैटेगरी में पहुंच गया है। दोस्तों पिछले 20 सालों में 25 सालों में इंडिया की जीडीपी जो 8% 7% के रेट से ग्रो कर रही थी, तो हमने करोड़ों लोगों को गरीबी से लोअर मिडिल क्लास लेवल पर लाया या गरीबी से उनको बचाया। लेकिन आज फिर से वो खतरा बना हुआ है कि वापस वो गरीबी और भुखमरी की तरफ जा सकते हैं अगर इकोनॉमी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब दोस्तों देखिए मजे की बात क्या है कि गरीब की भुखमरी बढ़ रही है, मिडिल क्लास के जॉब कम हो रहे हैं, सैलरी कम हो रहे हैं और इन सबसे जो कुछ लूटा जा रहा है वो किसकी जेब में जा रहा है? वो जा रहा है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के जेबों में। और इतनी ग्लोबल इकोनॉमी के प्रॉब्लम के बावजूद भी उनकी वेल्थ बढ़ती जा रही है और खास करके उनकी वेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ रही है जिनका सरनेम ए से स्टार्ट होता है। और दोस्तों अब एक स्टेज को सेट कर दिया गया है जहां पर मिडिल क्लास की कमाई को लूटने का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है। कैसे? ये मैं वीडियो में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, आज जो इंडिया की इकोनॉमी की हालत है वो आज से पहले कभी नहीं रही। आज से 20 साल 25 साल पहले के भी हालात अगर आप देखें तो उस वक्त हम एक गरीब देश थे, देश में बहुत गरीबी थी, लेकिन गवर्नमेंट के खर्चे भी कम थे। आज के दौर में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज्यादा हैं और इस कोविड की वजह से जो आमदनी या टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो काफी कम होता जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप जीडीपी का ट्रेंड देखेंगे तो पिछले 2-3 सालों में इकोनॉमी में लगातार डिप हो रहा है, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन भी कुछ खास अच्छे नहीं हो रहे हैं और सरकार की आमदनी नहीं बढ़ रही है। तो दोस्तों अगर आपका खर्चा बढ़ता जाएगा और आपकी आमदनी घटती जाएगी तो आप क्या करेंगे? आपको सरवाइव करने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा और यही काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर रही है, करती है और आगे भी करेगी। अगर आप डेटा देखें तो पिछले बजट में जो अनाउंस किया गया था, एफएम ने जो अनाउंस किया था वो ये बोला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8 लाख करोड़ रुपीस बोरो करेगी और दिसंबर आते आते गवर्नमेंट ने 12 लाख करोड़ ऑलरेडी
बोरो कर लिया है, यानी कि 8 लाख करोड़ का आपने उधार लेने का प्रोजेक्शन किया था और आपका प्रोजेक्शन उसको बीट करके 50% बढ़ गया, यानी कि 12 लाख करोड़। और एफएम ने क्लियरली कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो और बोरो करेगी और बोरो करके खर्चा करेगी। तो आखिर इन सब का क्या इंपैक्ट होगा दोस्तों? इन सब का जो मेजर इंपैक्ट होगा वो ये होगा कि महंगाई बढ़ती जाएगी और आपकी आमदनी घटती जाएगी। ऑलरेडी आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से आइटम्स की जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं, स्पेशली मेडिसिन के प्राइसेस तो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। और जब महंगाई बढ़ेगी तो उसका क्या इंपैक्ट होगा? उसका इंपैक्ट होगा कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उन्हें भी बढ़ाना पड़ेगा या कम से कम उसे कम नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से लोन लेना महंगा हो जाएगा। लोन लेना महंगा हो जाएगा तो लोग जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं चीजों को खरीद के, वो कम करेंगे। कंपनीज भी लोन महंगे दर पे लेगी तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। अब दोस्तों, आप में से शायद कुछ लोग मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे। ठीक है, फेयर है, आप मेरी बात पे यकीन मत करिए, लेकिन कम से कम आप आरबीआई की बात पे तो जरूर यकीन करेंगे। तो आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में क्या कहा है, उसमें जो मेजर पॉइंट्स है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। पहली चीज उन्होंने कहा है कि कोविड की वजह से बैंकिंग सिस्टम में एक जबरदस्त रिस्क बढ़ गया है। दूसरी चीज जो उन्होंने कहा कि एनपीए जो है यहां से डबल हो जाएगा। तो अगर सितंबर 2020 का जो एनपीए का डेटा देखें तो वो करीब 7.5% के आसपास था, और उनका कहना है कि सितंबर 2021 में ये एनपीए बढ़ के 14-15% तक जा सकता है। तीसरी चीज उन्होंने कही कि जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनका एनपीए 17% तक जा सकता है। दोस्तों, मैंने पहले भी अपने कई वीडियोस में आपको बताया है कि जो एनपीए का डेटा होता है वो हमेशा एक्चुअल एनपीए से कम दिखाया जाता है, क्योंकि डेटा को इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि एनपीए कम दिखे। चौथी चीज जो वो कहते हैं कि करीब 4 to 9 बैंक्स ऐसे होंगे जिनकी जो कैपिटल है वो कम पड़ जाएगा, यानी कि जो मिनिमम एडिक्वेसी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो उनके पास वो पैसे नहीं रहेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में कोई भी बैंक हो सकता है, क्योंकि अगर किसी बैंक का कोई बड़ा क्लाइंट ने डिफॉल्ट कर दिया तो आप मान के चलिए कि उस बैंक में खतरे के जो बादल हैं वो मंडरा सकते हैं। पांचवी चीज जो उन्होंने कही कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो थोड़े रिलेटिवली बेटर पोजीशन में है कंपेयर टू पीसीओ बैंक, क्योंकि उन्होंने जो है काफी सारी फंड रेजिंग ऑलरेडी कर ली है, अपने रिजर्व बना के रख लिए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्यों पीएसयू बैंक्स ने फंड रेजिंग नहीं की और प्राइवेट बैंक्स ने कर ली? ये भी एक सोचने वाली बात है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आरबीआई ने बताई कि जो फिस्कल स्टिमुलस जो दिया था गवर्नमेंट ने, जिसके अंतर्गत जो है क्रेडिट गारंटी की स्कीम थी, यानी कि आप अगर कंपनीज अगर कर्जा लेना चाहें तो उनको गारंटीड कर्जा दिया जाएगा। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इतनी अच्छी स्कीम होने के बावजूद भी सिर्फ 40 से 50% लोगों ने ही उस स्कीम को लिया, यानी कि कर्जा देने को लोग तैयार हैं लेकिन कंपनी कर्जा नहीं ले रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब उनको डिमांड नहीं नजर आती तो वो उस पैसे कर्जे को लेकर करेंगे क्या, तो इस वजह से वो कर्जा नहीं ले रहे हैं। एक और चीज जो आरबीआई ने कहा कि जो क्रेडिट ग्रोथ होने वाला है वो 1% से कम होगा। इसका मतलब यह है कि लोग कर्जा नहीं लेंगे, और जब कर्जा नहीं लेंगे तो इसका मतलब वो खर्च नहीं करेंगे, और खर्च नहीं करेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी। तो ये आने वाले टाइम में हम क्या समय देखने वाले हैं, इसके बारे में आरबीआई ने अपना जो चिंता है वो जताई है। डेफिनेटली उन्होंने कुछ पॉजिटिव चीजें भी कही हैं, लेकिन पॉजिटिव चीजों को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसको किसी डेटा से सपोर्ट नहीं किया है, और सिर्फ एक तरीके का होप दिखाया है कि शायद ऐसा हो जाएगा। अब दोस्तों, आप में से शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार इकोनॉमी कुछ नहीं होता है, अभी तो लिक्विडिटी आ रही है और लिक्विडिटी आएगी, एफआईआईज बाय कर रहे हैं और मार्केट इसी वजह से ऊपर जाता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा और ऊपर जाता जाएगा। दोस्तों, ऐसा वही लोग कह सकते हैं जिन्होंने बाजार की हिस्ट्री नहीं देखी है और नहीं पढ़ी है, या वो लोग कह सकते हैं जो हिस्ट्री को भूल चुके हैं। मैं आपको 2008 के क्रैश से पहले के जो 6 महीने हैं उसका चार्ट आपको दिखाता हूं, और आप इस चार्ट को गौर से देखिए, और इसमें आप देखिए
तो जो निफ्टी है वो करीब 50% तक बढ़ जाता है, यानी कि बाजार में एक जबरदस्त तेजी हमें दिखती है। इसके साथ ही अगर आप कमोडिटी प्राइसेस, उस दौर की कमोडिटी प्राइसेस को देखें तो उसमें भी एक बेतहाशा बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। और उस दौर में जो क्रूड प्राइस है वो 50-60% तक बढ़ गया था। स्टील प्राइस तो लगभग डबल हो गए थे और कॉपर के प्राइस में भी करीब 30% का ग्रोथ उस टाइम हमें देखने को मिला था। और एफआईआईज उस दौर में लगातार बाइंग कर रहे थे, लगातार पैसा पंप कर रहे थे, जिसकी वजह से बाजार और ऊपर जाता जा रहा था। और उस दौर में मुझे अच्छे से याद है, लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि यार ये बाजार तो नहीं गिरेगा और ये बाजार और भी कई गुना ऊपर जाएगा, ऐसा आमतौर पे लोग बोलते थे और विश्वास करते थे। और मुझे अच्छे से याद है कि उस दौर में जो स्टॉक हम खरीदते थे वो हफ्ते, 2 हफ्ते, महीनों में कभी कभी डबल हो जाते थे। और उस दौर में जिन स्टॉक्स पर मैंने पैसा बनाया उसमें से आधी कंपनी तो इस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आप 2008 के चार्ट को देखिए, क्रैश से पहले का चार्ट, और उस चार्ट को देख के क्या आप सोच भी सकते हैं कि इसके बाद एक भयंकर गिरावट बाजार में आई थी और निफ्टी करीब 60% तक गिर गया था क्रैश होके। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करके दिखाता हूं। तो 2008 के क्रैश से पहले के जो 6 महीने का चार्ट था और इस वक्त के निफ्टी का चार्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको 2008 का चार्ट दिखेगा और राइट हैंड साइड पर आपको निफ्टी के करंट चार्ट दिखेगा। और आज के क्या हालात हैं आप देखिए, कमोडिटी प्राइसेस में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, चाहे वो क्रूड प्राइस हो, चाहे वो स्टील हो या कॉपर हो। और बाजार में भी उसी तरीके से लगातार तेजी बनी हुई है। एफआईआईज खरीद रहे हैं, लगातार खरीद रहे हैं और पैसा पंप कर रहे हैं। तो दोनों पीरियड्स को आप कंपेयर करके देखिए और आप यही कहेंगे कि फिर तेरी कहानी याद आई। तो ये जो सेटअप बन रहा है वो मिडिल क्लास आदमी को लूटने का सेटअप बन रहा है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, बाजार में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एफआईआईज, डीआईआईज, प्रो और रिटेल। और रिटेल में आप और हम लोग आते हैं। तो एफआईआई जैसा कि आपको पता है कि बुलिश है और उन्होंने इस साल करीब 1.7 लाख करोड़ रुपीस मार्केट में पंप कर दिया है। अगर आप मार्च, अप्रैल और सितंबर को क्वार्टर को छोड़ दें तो बाकी 9 महीने में एफआईआईज नेट बायर रहे हैं। वहीं अगर डीआईआईज की बात करें तो डीआईआईज ने करीब 6 मंथ्स तक बाइंग की है और 6 मंथ्स सेलिंग की है। इस वक्त वो सेलिंग मोड में है और उन्होंने इस साल जो है करीब नेट 36,000 करोड़ की सेलिंग ऑलरेडी कर दी है। अब आइए प्रो की बात करते हैं। जो प्रो अकाउंट में ट्रेड करते हैं वो मोस्टली ट्रेडर्स होते हैं, ऑप्शन सेलर्स होते हैं, तो वो मोस्टली इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इससे बाजार के लॉन्ग टर्म पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब रिटेल की बारी। तो रिटेल में देखिए क्या हो रहा है। आपको पता है कि ज्यादातर रिटेलर्स बुलिश हैं, मार्केट को वो ऊपर जाते देखते हैं, उनको फ्रस्ट्रेशन होता है और उस फ्रस्ट्रेशन में वो खरीदना शुरू करते हैं। आपसे मैं एक इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करता हूं। पिछले कुछ महीनों से लगातार हर महीने 10 लाख न्यू ट्रेडिंग अकाउंट्स खोले जा रहे हैं। तो अगर आप एक मॉडेस्ट एस्टिमेट भी लेंगे तो उसकी वजह से 1000 करोड़ रुपीस मार्केट में आ रहा है। देखिए दोस्तों, मार्केट जो होता है वो एक पॉन्जी स्कीम की तरह काम करता है या एक मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह काम करता है। इसमें जो पहले खरीदता है उसको प्रॉफिट बनाने के लिए उसे नीचे के लोगों को बेचना पड़ता है और इसी तरीके से वो पिरामिड बनता जाता है। जब तक नए नए लोग या नया पैसा बाजार में आता रहता है, बाजार ऊपर जाता रहता है। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में जो पैसा है वो तो सीमित है, उसकी एक लिमिट है। तो जब पैसा आना बंद हो जाएगा या लोग अपना पैसा निकालने लगेंगे तो वो पिरामिड जो है ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। एफआईआईज इस वक्त पूरी तरीके से मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं और एक डोमिनेंट पोजीशन में है और उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। लेकिन दोस्तों, सोच के देखिए कि जब एफआईआई पैसा निकालेंगे तो क्या स्थिति बनेगी। और एफआईआईज कोई अनाउंस करके तो निकालेंगे नहीं कि एक नोटिस जारी कर दिया कि भाई जून के महीने से हम पैसा निकालना शुरू करेंगे तो आप भी उस तरीके से निकाल लीजिए। तो जब वो अपना माल बेचेंगे तो वो माल किसको बेचेंगे आप मुझे बताइए। आपको बेचेंगे।
और आप देखिएगा कि जब वो माल बेचेंगे तो उस वक्त म्यूचुअल फंड्स जो है बायर बन जाएंगे। इस वक्त म्यूचुअल फंड्स अपना माल एफआईआईज को बेच रहे हैं और जब एफआईआईज निकलेंगे तो वो म्यूचुअल फंड को बेच के निकलेंगे, तो आपको भी बेचेंगे, म्यूचुअल फंड को भी बेचेंगे। और म्यूचुअल फंड के पास किसका पैसा होता है? आपका पैसा होता है। तो अल्टीमेटली आप ही पैसा लूज करेंगे और आप ही एफआईआईज को एग्जिट देंगे। दोस्तों मत भूलिए कि मार्केट में 95% लोगों को पैसा लूज करना पड़ता है और 5% लोग ही पैसा बनाते हैं। तो एफआईआईज का जो प्रॉफिट होगा उसे वो प्रॉफिट कौन देगा? आप देंगे। और आप ही एफआईआईज के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके महंगे सूट का पैसा देंगे, उनके बच्चों के स्कूल के फीस का पैसा देंगे और उनके जो एग्जॉटिक वेकेशंस हैं उनको आप ही पे करेंगे, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन दोस्तों मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। तो दोस्तों ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं कोई आपको नई चीजें नहीं बता रहा हूं। ये हर 10-12 साल में यही कहानी होती है। नए नए लोग बाजार में आते हैं, एफआईआईज को पैसा देते हैं और उसके बाद गुमनामी के अंधेरे में चले जाते हैं और फिर एक नया लॉट आता है। वो नया लॉट फिर एफआईआईज को पैसे देता है और फिर वो गुमनामी में चला जाता है। तो दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब ना हो, बाजार क्रैश ना हो, इकोनॉमी पटरी पर आ जाए और बाजार यहां से ऊपर ही ऊपर जाता जाए? ऑफ कोर्स हो सकता है, दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। अगर ऐसा होना है तो उसके लिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। अगर एक ऐसा बजट आता है जो हेल्थ केयर सिस्टम को प्रॉपर सपोर्ट करता है और जॉब क्रिएशन को सपोर्ट करता है और एक अच्छा स्टिमुलस पैकेज देता है, तो शायद हम उतने बुरे दौर को नहीं देखेंगे। तो ऐसा होने की उम्मीद थोड़ी कम लगती है, लेकिन उम्मीद बरकरार है। अगर आप पिछले कुछ सालों के बजट को देखें तो उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कम होती जा रही है, लोगों का उस पर इंटरेस्ट भी कम होता जा रहा है और जो ज्यादातर बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो बजट के बाहर लिए जाने लगे हैं। और यही वजह है कि अगर आप बजट के दिन मार्केट का परफॉर्मेंस देखें तो उस दिन अक्सर बाजार में गिरावट ही होती है। इनफैक्ट बजट के बाद भी अगर आप देखें तो ज्यादातर मौकों पर ऐसा होता है कि हमें गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि लोग काफी आशा करके आते हैं, बजट से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन बजट में उन्हें कुछ खास नहीं मिलता है। तो आगे देखिए कि बजट आता है और बजट में क्या होता है और बजट से ही मार्केट के आगे के टोन डिसाइड हो सकता है। अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो जिस तरीके के साउंड बाइट्स फाइनेंस मिनिस्टर दे रहे हैं उससे हमें उम्मीद है कि कुछ सेक्टर को खासा फायदा मिल सकता है, जैसे हेल्थ केयर सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, लो कॉस्ट हाउसिंग। तो इन सेक्टर्स में बजट से सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों आने वाले 3-4 महीने काफी इंटरेस्टिंग होंगे और काफी इवेंटफुल होंगे। और यही कहते हुए इस वीडियो को मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।